तो हमने क्या पढ़ लिया था, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, क्या ना। हमने इमोशनल ईएमएफ के बारे में कुछ बातें की थी, एक बार हम देखो रिवाइज कर ले रहा हूँ। इमोशनल ईएमएफ क्या होता है? आपसे कोई क्या है ये, तो आप कहते हैं जब कोई कंडक्टिंग रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करती है, मोशन, तब एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, मतलब जब कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करती है और वैल्यू क्या होती है, बात हुई थी ई इंड्यूस बराबर वी बी एल। तीन टर्म्स होते हैं, वी क्या है, वेलोसिटी है रॉड की, बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एल क्या है, लेंथ है रॉड की। और मैंने आपको बोला था कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी आ जाए, आप क्या करेंगे, आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? ऐसे तीन कंपोनेंट्स इनके आपस में इनका वो हिस्सा जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो। ठीक है ना। और फिर मैंने आपको बोला था अगर रॉड कैसी हो, रॉड अगर बेंडिंग हो रॉड में, तो फिर एल ना लेकर के क्या ले लेना है, एल इफेक्टिव ले लेना है। ये क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन एंड्स, रॉड्स के एंड्स के बीच। ठीक। और अगर ए इंड्यूस जीरो हो जाएगा, कब कब, इफ एनी ऑफ टू वेक्टर, तीन वेक्टर्स में से एनी टू वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर, तो फिर नहीं होगा। जैसे लेंथ बी के पैरेलल हो गया, या वेलोसिटी के पैरेलल लेंथ हो गया, या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बी हो गया, वेलोसिटी होगी, तो कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो अगर तीनों पैरेलल हो गए तो कोई ईएमएफ नहीं है। ईएमएफ तब होगा जब ये पैरेलल ना हो, ईएमएफ है। और वैल्यू कैसे निकालोगे, वेलोसिटी देख लेनी है रॉड की, लेंथ देख लेनी है, बी देख लेना है, और तीनों का परपेंडिकुलर हिस्सा लेकर के मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने बात कर ली थी। ठीक। अब कल मैंने नीट के भी सवाल तुमको कुछ सिखा दिए थे, आज मैं कुछ मेन से क्वेश्चंस कर देता हूँ जो रिसेंटली मोशनल ईएमएफ से आए हुए थे। ठीक है ना। तो तुम देखो मेंस के क्वेश्चन में क्या क्या है। पहला सवाल आया था, वो जो मैंने बात की थी तुमसे, कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो लैंग्वेज के फॉर्म में बोल रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हम एक लूप लेके चल रहे हैं, रेक्टेंगुलर लूप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बताइए जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा एंटर करते वक्त उसका ग्राफ क्या होगा। एंटर करते वक्त जब लूप एंटर कर रहा है तो ईएमएफ और टाइम के बीच कैसा कर्व होगा, मैंने अच्छे से तुमको डिस्कस करके बताया था। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो लूप पर हर समय डी फाई बाई डी टी चेंज तो होगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा। पर सेकेंड जो इफेक्टिव एरिया इंट्रोड्यूस होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकेंड, तो सेम रहा। तो जो इफेक्टिव एरिया धीरे धीरे बढ़ेगा, कितना इफेक्टिव एरिया होगा, उसमें जो ग्रोथ हो रही है, क्योंकि लूप अंदर जाता जाएगा तो इफेक्टिव एरिया बढ़ेगा। इफेक्टिव एरिया का जो इंक्रीमेंट है, रेट है, वो कांस्टेंट है। मैंने बोला था स्पीड कांस्टेंट तो रेट ऑफ इफेक्टिव एरिया भी कांस्टेंट होगा, जो इंक्रीमेंट हो रहा होगा। तो ईएमएफ भी क्या रहेगा, ई इंड्यूस भी कांस्टेंट रहेगा। बस सवाल आ गया। जब तक एंट्री कर रहा है, एक बार पूरा एंटर हो गया तो ईएमएफ जीरो। क्यों? क्योंकि अब ईएमएफ इसलिए जीरो हो जाएगा कि मैंने सवाल करा था ना, दो रॉड हो जाएंगी, एक रॉड ये, एक रॉड ये, दोनों पर ईएमएफ होगा और दोनों एक दूसरे के अपोज में होंगे लूप में, तो नेट ईएमएफ जीरो। और वैसे भी देख सकते हो कि अगर कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है और पूरी तरह से एंटर हो गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्लक्स में वेरिएशन नहीं होगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो। अल्टीमेटली आंसर रिजल्ट जीरो ही आएगा। क्या क्लियर हो गया बात? ठीक। नेक्स्ट क्या है देख लो, ये कब आया, 2025। तो बहुत छोटी छोटी बातें, बस ये बात हो सकती है कि तुम विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अगर मुझे देख रहे हो तो तुम्हें चीज़ें विजुलाइज हो रही होंगी, क्योंकि बिना विजुलाइजेशन के तुम इस वीडियो को देखोगे नहीं। क्योंकि मैं इस तरह पढ़ाता हूँ कि आपको तभी चीज़ें समझ में आएंगी कि जब आपने पहले से पढ़ी होंगी, है ना। क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि ये मैं आपको 1 घंटे में 2 घंटे में सिखाऊं, मेरा काम है कि मैं तुमको नीट के लिए सिखाऊं कि नीट में कहाँ कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इतना डिस्कशन कर रहा हूँ तो फिर तुमको भी आना चाहिए। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद रहती है कि तुम लोग देख रहे हो तो तुम्हें विजुअल है कि हाँ रॉड क्या है, उसकी लेंथ, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, तुम कंपोनेंट्स ले लोगे आराम से। ये
बिगनर्स के लिए वैसे भी बड़ी दिक्कत है ना प्रिपरेशन में। तो समझ में आ गया। चलो, तो अगर लूप पूरा एंटर कर गया तो जीरो हो गया। फिर जब एग्जिट करने लगेगा फिर से यही ग्राफ बनेगा, बस जो पहले आगे वाले रॉड पे ईएमएफ बना है फिर पीछे वाली रॉड पे हो जाएगा। ठीक, तो इतना काम करना है, कर लोगे तो बड़ा आसान हो। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, वो भी 2025 में उन्होंने पूछा। इसका मतलब इस टॉपिक से भी उन्होंने बहुत सारे सवाल 25 में, 24 में, नीट में भी पूछे। अभी मैं मेंस के करा रहा हूँ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मैं क्वेश्चन बोला करो तुम पेन से कॉपी पे नोट डाउन कर लिया करो वैल्यूज को क्या क्या है, फिर विजुलाइज करके अपन सवाल कर लेंगे। 0.4 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर कॉपर डिस्क है, 20 सेंटीमीटर की रेडियस है, डिस्क की एंगुलर स्पीड 10 पाई रेडियन पर सेकेंड की है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड द रिंग। ठीक है ना, देखो दिस इज अ डिस्क, इट इज अ सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर स्पीड ओमेगा, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं क्रॉस की है, यूनिफॉर्म 0.4 टेस्ला, रेडियस 20 सेंटीमीटर की है, ये तुम्हारा रिम है, ये तुम्हारी सेंटर है। उन्हें क्या, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी सेंटर टू वी रिम, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये डिस्क है, लेकिन हम ये मान सकते हैं ये डिस्क बनी है बहुत छोटे छोटे पतले पतले रॉड से। ठीक, तो इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया बहुत सारे, तो तुम कहोगे बहुत सारे, लेकिन हर ईएमएफ जो सेल बन रही है ना, जो सेल बन रही है अंदर हाई पोटेंशियल बाहर लो पोटेंशियल, सब एक दूसरे के पैरेलल। तो चाहे डिस्क हो चाहे कोई रॉड हो, फार्मूला एक ही होता है, एंड्स के बीच में कितना, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ 0.4 10 पाई इंटू रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो लेट भी 20 सेंटीमीटर, ये है हमारा आंसर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से तो 2 चला गया, 0 से पॉइंट उठ गया, ये 40 पाई आ गया, 10 की पावर -2 आ गया, तो 0.4 पाई आ गया, तो कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 3.14, 12 56 3, सही है ना, 1.256, ठीक है ना, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ देख लेता हूँ। तो 2 से मैंने 2 मार दिया, 20 से ये चला गया, 10 पाई है, 10 पाई हो गया, 10 की पावर -2, तो ये उड़ गया, ये 4 आ गया, 40 पाई 10 की पावर -2, 0.04, तभी तो गलत हो गया था। तो कैलकुलेट कर लो यहाँ से, तो पाई रहा, तो कितना हो गया, 2 अंक पे दशमलव लग गया, ठीक है भाई, बिल्कुल सही। तो 0.4 इंटू 3.14, तो ये आ गया 3 चौका 12 56, तो 0.1256 वोल्ट, क्लियर, ये आ गया। तो जैसे रॉड का है वैसे डिस्क का, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो डिस्क है वो बहुत सारी रॉड से बनी है, और हर एक रॉड एक दूसरे के पैरेलल लगी है, तो हर रॉड पे जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो सभी पर सेम होगा, तो सब एक दूसरे के पैरेलल। तो अगर 10 सेल्स एक दूसरे के पैरेलल हो और सभी की वैल्यूज भी सेम हो तो उनका नेट भी उसी के बराबर आता है, ये बात हमें करंट पे पता होती है। एक सवाल ये हो गया, आगे बढ़िए, मैं कुछ सवाल करवा देता हूँ आपको। नेक्स्ट फिर 25 में क्वेश्चन आया, आप 5 साल के मेंस किया करो, है ना, 5 साल के मेंस कर लोगे तो आपको सारे सवाल जो कि एग्जाम में नीट के आने के चांसेस होते हैं वो 5 साल के पेपर से तुम्हें इस समय मिल जाएंगे। और ये सही भी है, कम पढ़ के हमें ज़्यादा गेन होता है ना। तो अगर कोई, जैसे तुम लोग सोचते हो क्या मैं कैसे पढूं, देखो कैसे नहीं पढ़ना है, तुम्हारे पास 2 सोर्सेज होते हैं। पहले अपनी तैयारी को समझो, जिसको देख के प्रिपरेशन होती है। प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम जो होता है, हम सिलेबस की प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम की, तो सोर्स भी एग्जाम ही होना चाहिए। तो देखने के लिए क्या है तुम्हारे पास, PYQs हैं, किसके है ये, नीट के है प्लस मेंस के। अगर तुम नीट के तो सारे PYQs कर रहे हैं, मेंस के PYQs सिर्फ मैक्सिमम कितना, तुम 10 ईयर्स तक के कर दो, सारे सवाल नहीं, वो सारे सवाल जो नीट के लेवल के हों, तो हमें उम्मीद कर सकते हैं हम सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं, हम सेलेक्ट हो जाएंगे, उम्मीद क्या होती है,
ठीक है ना, हम हो जाएंगे। लेकिन फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा कि फिर आपको देखना पड़ेगा कि किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, आपको पता होना चाहिए कि हाँ किस टॉपिक से सवाल आ रहा है। उसके लिए मैं आपको फिजिक्स में दे रहा हूँ। आप इलेक्ट्रो देखो, आप मैग्नेटिज्म देखो, आप EMI देखो, आप AC आगे देखोगे, तो आपको ऐसे टॉपिक मिलते चले जाएंगे। बना लो सीक्वेंस में, ठीक। ये तो फिजिक्स के लिए हो गया कि खाली यही करके तुम बार बार रिपीट करके और टेस्ट देखो। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो भी अगर तुम रिपीटर हो तो फुल सिलेबस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये देना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, तुम्हारी कमियां, तुम्हारी प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट होती जाएगी। तुम इतना अच्छा पढ़ चुके हो, तुम कहाँ भूल रहे हो, किस टॉपिक को भूल रहे हो, वो यहाँ से मिल जाएगी। और बताऊँ, बायो के लिए अगर चाहते हो कि तुम ईजिली हाई नंबर गेन कर पाओ, तो 2000 मतलब जब से नीट हो रहा है 2013 टू 2025 जितने क्वेश्चंस हैं उनको NCERT में मार्क कर दो। अभी टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि कब कब कहाँ कहाँ से किस लाइन से सवाल आया, 13 से 25 के बीच मार्क कर लो। अगर सिर्फ वही पढ़ लोगे तब भी 85 क्वेश्चंस हो जाएंगे। समझते नहीं हम, लेकिन हम कुछ और करना चाह रहे हैं, पता नहीं। मैं यही करता हूँ, मुझे पता है कि किस चैप्टर में कहाँ कहाँ से सवाल पूछा गया, मुझे वो सब याद है 13 से 25 का बायो में। तो मुझसे कुछ भी पूछो क्रिएशन में कि बताइए काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होती है, मैं कहूँगा NaCl और यूरिया। NaCl कहाँ से निकलता है, तो मैं कहूँगा वो असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले से चला जाता है कहाँ, डिसेंडिंग वासा रेक्टम में, वहाँ से फिर आता है असेंडिंग वाटर एक्सल से बाहर मेडुलर इंटरस्टिशियम में चला जाता है। यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से वापस आती है। ये दो हैं जो मेडुला के कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। रास मैकेनिज्म क्या है, जे अपरेटस क्या है, कहाँ बनता है ये, इट इज जंक्शन ऑफ अफरेंट आर्ट्रियोल एंड DCT। कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन का है DCT में, किसके कारण है, किस हार्मोन के कारण, एल्डोस्टेरोन के कारण है ना। और रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी क्या होता है, ये कॉर्टेक्स का इन्वेजन होता है मेडुला में। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, जिसके लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होते हैं। जक्स्टामेडुलरी जिसके लॉन्ग होते हैं। मेजॉरिटी किसकी है, कॉर्टिकल्स की। ग्लोमेरुलस क्या होता है, जब अफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके जाता है तो ब्रांचिंग कर देता है, ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन कर देता है, उसको बाउमेस कैप्सूल चारों तरफ से बांध देता है, वहाँ फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें सारे कंपोनेंट्स छन के टिबिल में आ जाते हैं एक्सेप्ट लार्जर प्रोटीन्स। देखो इंसाइटिक लाइन लिखी हुई, पोडीसाइट सेल्स होती है। तो ऐसी चीज़ें जितना मैंने बोला अभी, जितना एक्सप्रेशन है मैंने बोला, जाके देखो यही सब सवाल है। रेनिन का काम क्या है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या है, फिर सेकंड में कैसे कन्वर्ट होती है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर बीपी को बढ़ा देती है, एलिवेट करती है। जब तुम्हारा जीफार घटता है, जीफार कितना है 125 ml पर सेकेंड, है ना। तो ऐसे काम करोगे तो 125 ml पर मिनट, और एक दिन में 180 लीटर पर डे, तो कितने ग्राम यूरिया होती है, 25 से 30 ग्राम पर डे हम एक्सक्रीट करते हैं। अब मैंने जितना बोला उसमें जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने बोल दिया। फिर PCD का वर्क है कि बॉर्डर सेल्स होती है, एपिथेलियम होती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब होता है। सिक्रेशन होता है ताकि pH मेंटेन रहे। हेनले लूप, डिसेंडिंग असेंडिंग, परमेबल वाटर, इम्परमेबल इलेक्ट्रोलाइट। PCT, अब इस साल तो PCT का सवाल आया था कि जहाँ पे बाइकार्बोनेट भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ से भी, और PCT से भी, और DCT से भी। DCT का सवाल था, वो चार्ट देख लो, ग्राफ जो बना हुआ। तो ऐसे करोगे तो याद रहता है। मुझे ऐसा चैप्टर टू चैप्टर हर चीज़ याद है कि नीट ने किस जगह से क्या क्या पूछा है, मेरा फोकस वही होता है। मुझे नहीं मतलब कोई कैसे पढ़ा रहा है, पूरा सिलेबस कैसे पढ़ा रहा है, मुझे मतलब है क्या आया हुआ है। ये तो एक चैप्टर की बात है, तुम कोई भी उठा लो। अब तो न्यूरॉन्स तो छोटे से ही सेल में नर्वस सिस्टम रहा है ना। फोर ब्रेन के क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या होता है, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। सेरिब्रम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स उसकी लेयर होती है, आउटर कवरिंग, मेन पार्ट होता है। फिर थैलमस आता है, थैलमस के बेस पर हाइपोथैलमस होता है। थैलमस का क्या काम है, कोऑर्डिनेटिंग मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग का। एसोसिएशन एरियाज होते हैं, क्या होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, जो नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉट मोटर, जो लाइन लिखी हुई। इनका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, कम्युनिकेशन, मेमोरी। तो ऐसे थैलमस का काम क्या है, हाइपोथैलमस का काम क्या है, अर्ज फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। फिर मिड ब्रेन आ गया, फिर हाइंड ब्रेन आ गया, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला, ब्रेन स्टेम, मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन, याद करो। इफरेंट फाइबर, अफरेंट फाइबर्स, है ना। ड्यूरा मैटर, एक्टिनाइड, पाया मैटर, बाहर से अंदर, पाया मैटर बाहर होता है। तो पाया मैटर अंदर होता है, ड्यूरा मैटर बाहर होता है। ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर आउटर साइड ऑफ कॉर्टेक्स होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स।
जहाँ पे माइलेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और वाइट मैटर जहाँ पे सेल बॉडीज कंसंट्रेटेड होती है। तो याद रखोगे जहाँ जहाँ से सवाल है तो बहुत आसान होता है एग्जाम क्रैक करना। लेकिन सिर्फ सिलेबस के पीछे भागोगे कि नहीं नहीं मुझे सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस पढ़ना है, तुम भूल गए PYQs क्या कह रहा है तुमसे। वो चीज़ जिसकी ऑथेंटिसिटी है, देखो किसी गाइड की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, 1 लाख सवाल कर लो, ऑथेंटिक नहीं है एग्जाम के लिए। मैं 1000 सवाल बना दूँ लेकिन नीट के सवाल ही ना बनाऊँ, एडवांस के सवाल बना के रखे रहूँ, या ऐसा सवाल जिनको सोचने में टाइम लग रहा है, बहुत समय दे रहे हैं तब कर पा रहे हैं, तो ऐसे सवाल करने के कोई फायदा नहीं है। हमारा एग्जाम ये नहीं है थिंकिंग का, जल्दी का एग्जाम है, जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए होता है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन भी तो वैसे ही है, वो जल्दी रिस्पॉन्स मांगता है। अब सोचो मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, बैठा हूँ, अचानक से पेशेंट आ गया, हार्ट अटैक है उसको, तो ऐसा तो नहीं मैं थिंकिंग करूँगा बहुत, सब अपने आप होगा, जल्दी जल्दी फटाफट 5 मिनट में सब, 2-3 मिनट में कहानी खत्म, या तो वापस लाइफ में आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा। इंजीनियर तो नहीं है ना कि बैठ के अब सोचेंगे मेरे पास 6 महीने का समय है, मैं सोचता हूँ इस प्रोजेक्ट पर कैसे मशीन बनाऊँ, कैसे सेमीकंडक्टर्स यूज़ करूँ, इतना समय नहीं। तो जैसे एग्जाम है वैसी तैयारी होनी चाहिए, एग्जाम को भूल जाते हैं, बस सिलेबस के पीछे पड़ेंगे। हाँ, मुझे कहीं लगता है कि इसमें दिक्कत है, दिक्कत क्या है बच्चों में है क्या मुझे नहीं मालूम, बट है, आप फोकस नहीं करते उस चीज़ पर जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ, मेरे पास ऐसे भी बच्चे MBBS कर रहे हैं जो सिर्फ PYQ के दम पे पढ़े हैं, कुछ नहीं, कोई गाइड नहीं, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ PYQs प्लस टेस्ट, टेस्ट को नहीं छोड़ा, टेस्ट साथ रहा फुल सिलेबस। कितने टेस्ट फुल सिलेबस, क्या 10 नहीं, 80, 85, 100, 110, 120। अब बोलोगे पॉसिबल है, सबने किया हुआ है। तो अगर PYQs का मदद ले लो टॉपिक्स को समझने में कि क्या इंपॉर्टेंट है, और फुल सिलेबस देने की हिम्मत हो कि हाँ मैं दे सकता हूँ, और दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और अच्छे रिजल्ट से हो जाएगा, 3000, 4000, 2000 रैंक आ जाएगी, अपने स्टेट में एक अच्छा कॉलेज पा जाओगे। लेकिन वही है ना, लोगों के अलग अलग तरीके हैं, सबके अपने मेथड्स हैं, सब लगे पड़े हैं अभी, ठीक है। तो मैं जो समझता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी क्रैक किया एग्जाम को एज अ टीचर मैंने क्रैक किया, कि मैं टीचर होकर मैं कैसे एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, तो मैंने कहा फिर मुझे तीनों सब्जेक्ट आना चाहिए, तो मैंने तीनों की पढ़ाई की, है ना। मैंने बहुत कुछ समझा, एग्जाम के पैटर्न को समझा, सिलेबस को देखा, तो मुझे लगा सिलेबस और एग्जाम में बहुत फ़र्क आ गया है पार्ट ऑफ सिलेबस ही, लेकिन बहुत फिक्स्ड हो गया है, प्रेडिक्टेबल नहीं कह सकता, लेकिन आप समझदारी से करेंगे तो आसान दिखेगा, लेकिन उसको टॉपिक को पढ़ना तो पड़ेगा ना। जैसे मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ईजी नहीं पड़ेगा अगर आप बिगिनर हो, नए हो, क्योंकि आपको फिर आना नहीं, समझ नहीं आएगा कि ये क्या समझा रहे हैं, कुछ इमेजिन नहीं होगा। हाँ, क्योंकि फास्ट पेस है, इमेजिन करने के लिए समय चाहिए, कि अगर इमोशनल EMF पढ़ाऊँ तो मैं फिर आपको 4-5 लेक्चर में सिखाऊँ कि हाँ देखो कैसे फील करना है, तो फीलिंग तो आपको समय के लिए चाहिए, हमारे पास समय नहीं है। और इससे उनका फ़ायदा होगा जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, फोकस्ड हैं, जिनको चीज़ें क्लियर हैं, या वो समझना चाहते हैं कि क्या क्या टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो सारी ऑडियंस यहाँ हो भी नहीं पाएगी क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो ये है, तो समझदारी यही है कि हम समझदारी से, और वो ऐसा नहीं है टीचर नहीं बताने वाले, बता रहे हैं आपको कि PYQs फोकस करो, लेकिन साथ में और कितनी चीज़ें हैं कि ये गाइड कर लो, वो गाइड कर लो, ये बुक पढ़ लो, ये प्रेफरेंस कर लो। तो 10 तरह के काम करते करते हमें इतना समय नहीं है ना। और मेमोरी की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो क्या याद रखेगी, कितने दिन याद रखेगी, हम वही भूल जाते हैं, आज पढ़ा कल को याद ही नहीं है कुछ। तो हमें ये सब भी साइंटिफिकली देखना पड़ेगा कि ब्रेन की कैपेसिटी हमारी है तो वो अनलिमिटेड तो नहीं है ना कि सारी चीज़ें जो कुछ पढ़ा वो याद हो गया। आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तैयार कर लूँ, लेकिन मुझे पता है 10 दिन बाद गायब हो जाएगी अगर रिवाइज नहीं हुई तो फिर क्या करूँ, फिर चैप्टर पढ़ लूँ, फिर गायब हो जाएगी, तो फिर क्या करूँ, कुछ तो तरीका दे दो, कोई दे दो, है ना। हाँ, तो समझो ना तुम कि बस पहले पन्ने से इलेक्ट्रोड मत बनाने लग जाओ, अगर रिपीटर हो और पहले से पढ़ा हुआ है तो फिर चले जाओ नेक्स्ट इक्वेशन में जाओ, सबसे पहले वेव्स एनर्जी की कैलकुलेशन सॉल्व करना सीखो, है ना। सेल की रिएक्शन समझो, हाफ सेल इलेक्ट्रोड क्या होता है वो सीखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कौन से तरह के क्वेश्चन हैं वो सीखो, फैराडे लॉ पे चले जाओ, कोलरोश पे आ जाओ, मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कहानी खत्म हो गई। तो ये करोगे तब ब्रेन याद भी रख पाएगा, कंटेंट कम भी होगा और आसानी से कर भी पाओगे। वरना क्या होगा, बस पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। तुमने बहुत बार देखा होगा बहुत पढ़ने वाले सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ने वाले ना, नीट को समझा किसने, क्या तुम PYQ को समझ, आज भी लोग इज्जत नहीं दे रहे हो PYQ को। तुम एक बार कर ली, एक बार कर ली का क्या मतलब होता है, पता है म्यूचुअल इंडक्शन से कितने सवाल है, कब कब आए नहीं पता, फिर भी तो कैसे काम बनेगा जब पता ही नहीं है। तो पता है E बराबर -dV/dr से कितने कब कब सवाल है, कैसे सवाल आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कैसे क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट में, कैपेसिटर में कब कब सवाल कौन सा आया, कहाँ से आया, बस पढ़ते चले गए, पूरा कैपेसिटर भूल गए कहाँ से क्या सवाल आने वाला है। दिक्कत यहाँ है कि हम एग्जाम की तैयारी ना करके कुछ और करने लग जाते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा नुकसान नहीं मुझे पता है, मुझे पता है एग्जाम क्रैक होना है कि नहीं होना है, नुकसान फ़ायदा तो मालूम नहीं। क्रैक हो जाता है, मैंने 2 बार कर दिया। रिजल्ट देखना हो तो फिर तुम प्लीज़ लिख देना कि रिजल्ट दिखा दो, मैं दिखा दूंगा। 24 में भी क्रैक किया, 25 में भी क्रैक किया।
26 में एग्जाम दूंगा फिर क्रैक हो जाएगा, ये मैं सोचो नहीं होगा। तो कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ थिंकिंग होती है जो आपको एक सही लाइन पे लेके चलती है, उस पर फोकस करो। पीवाईक्यूज तुम्हारी तैयारी की जान है, उस जान को क्यों छोड़ रहे हो तुम किसी गाइड को करने के चक्कर में। अल्टीमेटली टीचर्स कहीं भी हो क्या बोलेंगे तुमसे, पीवाईक्यूज फोकस करो, क्या बोलेंगे एनसीईआरटी फोकस करो बायो में। कोई कितना भी बायो पढ़ा दे लेकिन उसको बोलना पड़ेगा लास्ट में कि एनसीईआरटी पढ़ के जाना, क्योंकि सवाल वहाँ है। कितने यार क्या है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एनजीओ, पॉलन ग्रेन, 2 सेल्ड स्टेज पे स्प्रेड आउट होता है लगभग 60% प्लांट स्पीसीज में। वायबिलिटी पीरियड डिपेंड्स ऑन द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। राइस और वीट का 30 मिनट के अंदर वायबिलिटी लॉस कर देता है। कुछ के मंथ्स में होते हैं जैसे रोसेसी, लेगुमिनेसी, सोलनेसी। तो जैसे मैं फिजिक्स में मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ वैसे मुझे बायो भी आती है, वैसे मुझे केमिस्ट्री भी पूरी आती है। लेकिन वही है ना कि आपको समझना पड़ेगा एग्जाम क्रैक करने के लिए कि क्या वे है। बाकी बहुत सारे बच्चे क्रैक कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी के लिए आसान है, किसी के लिए बहुत टफ है, बहुत सारे रुक भी जा रहे हैं, ठीक। तो हमेशा पीवाईक्यूज का सपोर्ट लो। मैंने अपनी तैयारी में यही समझा, मैं सिलेबस को फोकस कभी नहीं करता, मैं बस इस बात पे फोकस करता हूँ कि पीवाईक्यूज प्लीज़ तुम बता दो कि जो चैप्टर मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसमें क्या क्या टॉपिक तुमने पूछा है। टॉपिक मार्क करूँगा, 10 साल के अंदर जहाँ जहाँ से सवाल है वो सारे टॉपिक रिवाइज करूँगा, नोट्स बनाऊंगा, आगे बढ़ जाऊँगा, टेस्ट देता रहूँगा, नए सवाल मिलते रहेंगे, उनको नोट डाउन करता रहूँगा, गलतियाँ नोट डाउन करता रहूँगा, रिवाइज करता रहूँगा, टेस्ट 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 रिवीजन सिलेक्शन। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, टेस्ट देना ही आपको पड़ेगा। अब देखिए अगला सवाल, ठीक है ना। तो किसी दिन डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि हमें कैसे क्रैक करना है, हर एक चैप्टर का रेफरेंस ले लेके कि इस चैप्टर से क्या क्या, इस चैप्टर से क्या क्या, ये नहीं सिर्फ हवा में, पूरा तुमको एक एक बात बताऊंगा कि किस चैप्टर से तुम्हें किस किस टॉपिक को फोकस करना है और कैसे सवाल यहाँ से आते हैं, ताकि तुम्हें पूरा एक्सरे मिल जाए कि हाँ तुम्हें कैसे तैयारी करनी, सिर्फ बोल के नहीं, ठीक। अब उन्हें कहा मेंस फिर 25 में सवाल आया, सिर्फ वीबीएल ही करना है, समझना है, रॉड है मोशन में है तो वीबीएल करो, स्क्वायर है तो 4 रॉड का हिस्सा स्क्वायर, 2 रॉड्स पर होगा 2 पर नहीं होगा, किन 2 पर होगा, जो बी और वी के परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर स्क्वायर ऐसा है तो इस पर तो ईएमएफ होगा, बाकी सब पर नहीं होगा। कॉइल है, एरिया है, एंड टर्न्स है, एंगुलर ओमेगा स्पीड से घूम रहा है अबाउट अ मैग्नेटिक फील्ड बी। बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस ईएमएफ जब बी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। आसान सवाल, दिस इज द कॉइल, या मैं थोड़ा सा अच्छा फिगर बनाता हूँ, ठीक है, अभी सही है, ये कॉइल है। उन्हें कहा है उस समय का फ्लक्स और ईएमएफ बताओ जब बी पैरेलल टू द प्लेन है। तो अगर ये प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, एंगल 90 डिग्री, फ्लक्स 0। ओके, दरअसल ये पीरियोडिक ईएमएफ का क्वेश्चन है, अभी आएगा मैं करा दूंगा। जब फ्लक्स 0 होता है उस समय ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी पे चलता है और फाई की इक्वेशन होती है फाई नॉट कॉस ओमेगा टी, जहाँ पे ई नॉट होता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जहाँ पे ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ होता है। तो फाई कॉस की पीरियोडिक इक्वेशन में है, ईएमएफ साइन की इक्वेशन में, तो जब कॉस 0 है उस समय साइन मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पर। इस समय ईएमएफ मैक्सिमम होगा, कितना होगा, एन बी ए ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी, किस स्पीड से वो घूम रहा है। जस्ट अभी सवाल करवा दूँ तो पीरियोडिक ही करना है, ये सवाल है ना। तो ऐसे ऐसे सवाल करो, अभी जितने मैं सवाल देख रहा हूँ तो बहुत आसानी से कर पाओगे। कई बार एक सवाल पूछेंगे कि हमने किसी कॉइल को, ये एरिया वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ऐसे 60 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है ना। अब उन्हें कहा हमने फील्ड से बाहर निकाल लिया, 10 सेकेंड लगे मुझे फील्ड से बाहर निकालने में। तो एक काम करो, फाई इनिशियल देख लो, फाई फाइनल देख लो। फाई इनिशियल की वैल्यू कितनी होगी, एन बी ए कॉस थीटा, फाई फाइनल बी खत्म हो गया तो फ्लक्स भी खत्म, 0। तो डेल्टा फाई क्या लिखोगे, सिखाया था फाइनल माइनस इनिशियल, बोलिए, और ईएमएफ बराबर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो ऐसा भी डी फाई बाई डी टी भी यूज़ कर सकते हैं अगर टाइम बहुत छोटा हो, और अगर कहीं पर ओरिएंटेशन बदल रहा है या लूप को हटा रहा है तो यहाँ से यूज़ कर लो। इनिशियल फ्लक्स देख लो, इनिशियल कब का, टी बराबर 0 पर क्या कहानी है, और फाइनल जब काम कर रहा है तो। ऐसे बहुत सारे सवाल कि कई बार तुम्हें डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए फाइनल इनिशियल अपने आप ऑब्जर्व कर लेना। अब बस क्या करना है, एन बी ए कॉस 60 रखो अपॉन टाइम 10 सेकंड, सॉल्व कर लो, क्या आ गया आंसर आ गया। तो ऐसे ऐसे सवाल है, तो सवाल में बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है,
आपको या एवरेज ईएमएफ पूछ लेगा या इंस्टेंटेनियस, तो एवरेज के लिए डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और डेल्टा फाई क्या होगा, फाइनल फ्लक्स क्या है, इनिशियल फ्लक्स क्या है। सवाल पढ़ के देख लो, पहली कंडीशन इनिशियल होती है, बाद की कहानी फाइनल होती है, हमेशा इस सवाल में होगा, है ना। तो ऐसे ऐसे सवाल है। अभी मैं और भी सवाल देखूँ तो बहुत आराम से तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो क्वेश्चन करो, है ना। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 23 आया, क्वेश्चन नंबर 2023 में है, मेंस में क्या पूछा गया उन्हें क्या, मेरे पास एक रॉड है 0.08, तो ईएमएफ की वैल्यू दी गई है 0.08 वोल्ट का ईएमएफ प्रोड्यूस रॉड पे हुआ है, जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला का है। आप बता दो कितना वेलोसिटी रही होगी। सोच के देखो यार, ई बराबर क्या होगा, वी बी एल, कुछ नहीं का तो क्या मान के चलोगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वी पूछा गया, ईएमएफ दिया गया, कितना ईएमएफ है 0.08, वी चाहिए, बी कितना 0.4, एल कितना 10 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर लो बेटा जी, तो ये तो चला गया, तो ये -3 हो गया, -2 बचा, अरे हटना भाई, तो 8 कर लो, ठीक है, बराबर वी हो गया इंटू 4 हो गया, तो वी बराबर कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। कर लो। तो ऐसे सवाल है। अभी मैं सवाल देखता जा रहा हूँ तो कई बार जैसे ये सवाल था, कहाँ का था, फैराडे का था, क्योंकि फैराडे में तो है डी फाई बाई डी टी या डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो इसमें मोशनल ईएमएफ के भी क्वेश्चन है, रोटेटिंग रॉड के भी सवाल है, हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर, है ना, और इसमें फैराडे से भी है, मोशनल ईएमएफ से भी है, तो यही सब सवाल है। 5 फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, कर लेना। कई बार बोलेगा हमने कांस्टेंट वेलोसिटी से ला रहे हैं, तो किसका ईएमएफ कांस्टेंट होगा, या तो स्क्वायर का या तो रेक्टेंगल का। सर्किल का एलिप्स का कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है। सबसे ज़्यादा ईएमएफ किस में होगा, सर्किल में होगा, क्योंकि उसकी एरिया में चेंज सबसे ज़्यादा आता है। तो ये सारे सवाल थे, हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब वो लास्ट टॉपिक वही है, उसके बाद ईएमआई खत्म। पीरियोडिक ईएमआई, है ना, पीरियोडिक ईएमआई कैसे करना है, देखो। पीरियोडिक ईएमआई का मतलब होता है, हम किसी लूप को लेंगे, कॉन्टिन्यूअस लूप क्या करेगा, रोटेट करेगा, कॉन्टिन्यूअस रोटेशन ऑफ लूप, सही से लिखते हैं। कब पीरियोडिक ईएमआई होती है, जब कॉन्टिन्यूअस रोटेशन ऑफ लूप इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा नहीं कि लूप एक ओरिएंटेशन से दूसरे ओरिएंटेशन में आ गया, तुमने कहा पीरियोडिक नहीं, कॉन्टिन्यूअस लगातार लूप क्या करता रहेगा, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता रहेगा। जैसे देखो, ये हमारा लूप, ये मैग्नेटिक फील्ड बी, ये हमारा लूप का प्लेन हो गया, जो कि लूप ऐसे रखा गया, ये उसका एरिया वेक्टर। अभी फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब एरिया वेक्टर और बी एक लाइन में हो, मतलब जब ए और बी अलोंग होते हैं, तो प्लेन जो होता है कॉइल का, वो बी के परपेंडिकुलर रखा होता है, और उस समय फील्ड लाइंस मैक्सिमम क्रॉस कर रही होती हैं। सोच के देखो, हम लूप को ऐसे इस एक्सिस के अबाउट ऐसे लगातार रोटेट कर रहे हैं, क्या होगा। तुम कहोगे सर थीटा इज वेरिएबल, बिल्कुल। तो मैं कहूँ फाई बराबर क्या होगा, तो तुम लिखोगे एन बी ए कॉस थीटा, ठीक है। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। तो अब मान लेते हैं थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा टी, होता है कि नहीं होता। कितनी एंगुलर स्पीड है इंटू कितने समय लगा, तो टी समय में कितना है डिस्प्लेसमेंट एंगुलर, थीटा रख लो, वेरिएबल है तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो फाई बराबर एन बी ए इक्वल मैक्सिमम फ्लक्स, जिसको कहते हैं फाई नॉट कॉस ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फ्लक्स। पीरियोडिक इक्वेशन है, कॉस के फंक्शन में है, मतलब लगातार अपनी वैल्यूज को चेंज करेगा और एक ऑसिलेशन के बाद वैल्यूज को फिर से रिपीट करेगा। फाई एंड टाइम, दिस इज फाई नॉट, ऐसा चल में पढ़ा होगा पीरियोडिक इक्वेशन। तो फ्लक्स लगातार घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। अब फ्लक्स वेरिएबल है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, तुम कहोगे डी फाई बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट करो फाई को, तो एन बी ए बाहर हो गया, कॉस ओमेगा टी से ओमेगा बाहर आता है, तो क्या क्या हो जाएगा बाहर, एन बी ए ओमेगा कॉस कन्वर्टेड इनटू साइन ओमेगा टी। एन बी ए ओमेगा इज कॉल्ड ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज कॉल्ड ई इंड्यूस। दिस इज द पीरियोडिक ईएमआई व्हेन द कॉइल और द लूप इज कॉन्टिन्यूअसली रोटेटेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, मान लेते हैं ये लूप है, पहले ऐसे था, मैंने घुमा के ऐसे कर दिया,
तो एंगल कितना किया मैंने, 90 डिग्री। दिस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस रोटेशन ऑफ द लूप। अब ये इनिशियल फ्लक्स देखोगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देख करके एरिया वेक्टर, और यहाँ देखोगे फाइनल फ्लक्स 5 माइनस 5/t, याद है 90 डिग्री रोटेट करने पर NBA/t और 180 रोटेट करने पर 2NBA/t, बिल्कुल वही। यहाँ कॉन्टिन्यूस रोटेशन, लगातार कॉइल रोटेट कर रही है। अब देखो इंड्यूस ईएमएफ का जब मैं ग्राफ बनाता तो साइन का ग्राफ बनेगा, साइन यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके ये टी हो गया तुम्हारा, ये T/2। अब सोचो 0 पर फ्लक्स मैक्सिमम है तो T बराबर 0 पर ईएमएफ मिनिमम है, T/4 3T/4T, दिस इज कॉल्ड T/4, T/2 3T/4 एंड T। एक टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन, लूप जहां से चला था घूम के वापस वहीं आ गया, एक टाइम पीरियड। उसका ग्राफ देखो, जब T बराबर 0 पे फ्लक्स मैक्सिमम है, ईएमएफ 0 है, T/4 पे फ्लक्स 0 हो गया, ईएमएफ मैक्सिमम हो गया, T/2 पे फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, ईएमएफ 0। तो जब फ्लक्स मैक्सिमम, ईएमएफ 0, डेल्टा 5, फेज डिफरेंस कितने का, 90 डिग्री। एसएचएम आता होगा तो फेज डिफरेंस जान जाओगे। 90 डिग्री का मतलब कॉस साइन में 90 का, तो कौन आगे होता है, फ्लक्स आगे होता है और ईएमएफ पीछे पीछे चलता है, दोनों एक साथ नहीं होते। दिस इज कॉल्ड पीरियडिक। अभी 2 सवाल हो गए। एक नीट ने पूछा था डिस्क रोटेट करिए तो रेडियन पर सेकंड से, मैक्सिमम ये बता दो। व्हाट इज ई मैक्स, हाँ जी जल्दी बताइए। ई मैक्स बराबर एन बी ए ओमेगा, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया ऑफ द कॉइल एंड ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल। दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक ईएमआई। नीट ने ही यही सवाल पूछा है। सोचो 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 सोचो, थिंक थिंक थिंक, सोचो क्या पढ़ना है तुमको। हो गया, दिस इज कॉल्ड ईएमआई। क्या क्या पढ़ लिया ईएमआई में, इतने टॉपिक तुम्हें ईएमआई में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज फ्लक्स, फैराडे लॉ, लेंज, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, मोशनल ईएमआई एंड पीरियोडिक ईएमआई। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको बनाओ, बार बार रिपीट करो, देखो ईएमआई के कोई सवाल गलत नहीं है। थोड़ा सा भी विजुअलाइज, थोड़ा सा भी समझदार हो गए तुम तो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, फिर पीवाईक्यूज कर लो अपने, फिर मेंस के कर लो, 4-5 बार 10 बार रिपीट कर दो, खुश रहो, जरूर सिलेक्ट हो जाओगे, है ना। चलिए, तो अब पीरियोडिक के सवाल हैं। सवाल क्या क्या है, वो बोलेगा फ्लक्स की इक्वेशन क्या होती है, कॉस में होती है, ईएमएफ की किस में होती है, साइन में होती है, और तुमसे बोलेगा मैक्सिमम फ्लक्स क्या है, NBA, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स है ना। हो गया, ये हो गया। तो सवाल भी है, कई बार तुम्हें किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा ईएमएफ बता दो, प्लीज इक्वेशन यूज कर लेना, है ना। मैक्सिमम पूछे इसको यूज कर लेना, फ्लक्स मैक्सिमम पूछे तो NBA यूज कर लेना, किसी समय पर फ्लक्स पूछे तो इक्वेशन, तो किसी टाइम के लिए सवाल है तो इक्वेशन यूज करनी, उस समय को वहां प्लेस करना है। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो फाई नॉट या ई नॉट तुम्हें निकालना है, और दोनों के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। फ्लक्स लीड करता है, लिख लो, फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स लीड्स टू ईएमएफ बाई π/2 या 90 डिग्री। कई बार ऐसे भी छोटे सवाल दिखते हैं एग्जाम के लिए, तो हम तो नीट के बच्चे हैं, हमें तो डॉक्टर बनना है, इंस्टेंटली डिसीजन लेना, फार्मूला याद है कि नहीं, क्योंकि आप कितना भी कर लो। सही असेसमेंट क्या है 2025 के पेपर का, ये बहुत जरूरी है जानना। सही सही क्या बात थी उस पेपर में जिसने हमें, हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। जानते हो क्या थी, बायोलॉजी थी। किसी से भी पूछो जिसने एग्जाम दिया, कहेगा बहुत समय लगा है। उस वजह से फिजिक्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं। केमिस्ट्री में भी कुछ सवाल ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन तुम 35 to 38 क्वेश्चंस देखोगे, 5-6 सवाल फिजिक्स के हटा दो, बिल्कुल वही सारे सवाल हैं जो उन्होंने मेंस में पहले पूछे थे या नीट में पूछे थे, नीट के पीवाईक्यू तक दे दिए थे उन्होंने एज इट इज़। पेपर जो भी था वो बहुत कमाल का बनाया गया था, सेटिंग उसकी ऐसी थी कि हमें टाइम ही ना मिल पाए, और अगर एग्जाम में समय नहीं है तो आप कितना भी करो, आप एग्जाम में सवाल नहीं कर पाओगे फिजिक्स, है ना। तो जो बायो हम 40 मिनट में करते हैं वो 1 घंटे के ऊपर ही है, आधा घंटा लेट रहे हैं उससे केमिस्ट्री। अब सोचो आधा घंटा अगर मैं लेट हूँ तो ऑब्वियस सी बात है फिजिक्स के लिए तो मुझे डर लगेगा ही कि यार अब क्या हुआ। तो कॉन्शियस माइंड अपना पूरी तरह से डैमेज हो गया बायो करते करते ही, उसने हमें हाइपर कर दिया था। सही, फिजिक्स में भी अच्छे सवाल थे, लेंदी थे, तो अब एक तो टाइम नहीं है, ऊपर से लेंथ बढ़ी हुई है, कैसे होगा, कैलकुलेशन ही नहीं हो पा रही, तो ये दिक्कत थी पेपर की, ठीक है ना। वैसे मैं बताऊँ मेरे बायो में 88 क्वेश्चन सही थे, 88, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपको होती है, आपको पता होता है कहाँ कहाँ किस जगह क्या सवाल है, तो आप कर लेते हैं। तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं 4-5 यूनिट फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, है ना, और बायो में कुछ यूनिट्स के बारे में बता पाऊंगी तुम्हें कहाँ कहाँ फोकस करना चाहिए, ठीक है। चलिए,
तो इतना कर लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट EMI। मैंने पहले इसके सवाल करवा दिए थे, प्लीज़ कर लेना, है ना। और कुछ भी होगा तो प्लीज़ मैसेज जरूर किया करो यूट्यूब पे। आप कमेंट करते हैं तो मुझे समझ में आता है, तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। चलिए, थैंक यू।